अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पाकिस्तान के अवाम के लिए बड़ी खबर यही रही कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया और अब पेट्रोल की कीमत फ़ी लीटर 305 रुपये हो चुकी है, जबकि हाई स्पीड डीज़ल की कीमत 311 रुपये हो चुकी है। इस इजाफे के साथ ही साथ IMF की जो शर्त थी कि फ़ी लीटर 50 रुपये लेवी वसूल की जाए और अब वो वसूल होना शुरू हो गई है। साथ ही साथ जो रुपए की कदर है उसमें भी गिरावट है। डॉलर की कदर में इजाफा हो रहा है, डॉलर के सामने रुपया हलकान हो चुका है। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि IMF की शर्त भी अगर पूरी कर दी गई है लेकिन रुपए की गिरावट बदस्तूर अपनी जगह मौजूद है, तो ये कीमतें जो इस वक्त हैं, क्या आइंदा चंद माह के लिए कीमतें पेट्रोलियम मसनूआत की इसी के करीब रहेंगी या इनमें मज़ीद इजाफा होगा? अगर इनमें मज़ीद इजाफा होता है तो साथ ही साथ बिजली के निर्ख जो पहले से बहुत ज़्यादा हाई हैं वो भी बढ़ाने पड़ेंगे। और अगर बिजली के निर्खों में भी इजाफा होता है तो सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में कारोबार कैसे चलेगा, पाकिस्तान के लोग अपनी ज़िंदगी के दिन कैसे काटेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। मौजूदा निगरां हुकूमत, उसके पास इख्तियारात क्या हैं और उसके पास मौक़े कौन से हैं कि वो पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ कैसे दे सकती है। और इन्हीं हालात में अगर इलेक्शन होते हैं तो फिर उसका फ़ायदा, जो सियासी फ़ायदा है, वो कौन सी जमात ले सकती है। ये तमाम अवामिल हैं जो इस वक्त पाकिस्तान के अवाम की नज़रों में हैं। पाकिस्तान के अवाम इन पर सोच विचार कर रहे हैं। आज इन्हीं ऑप्शंस पे गौर करेंगे कि पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी के लिए गुंजाइश क्या निकल सकती है। जो निगरां हुकूमत है उसके पास रिलीफ के मौक़े कौन से हैं। साथ ही साथ कुछ और भी डेवलपमेंट्स हैं। इलेक्शन कमीशन ने जो हल्का बंदियाँ पहले 14 दिसंबर तक मुकम्मल करनी थी, अब ये ऐलान किया है कि 30 नवंबर तक इनको मुकम्मल कर लिया जाएगा। साथ ही साथ एक और भी इत्तला आई है इलेक्शन कमीशन से कि जो इलेक्शन शेड्यूल है वो भी दे दिया जाएगा। सवाल ये पैदा होता है क्या सितंबर में इलेक्शन शेड्यूल आ जाएगा? साथ दूसरा मामला भी अभी तक लटक रहा है। जो सदर पाकिस्तान का मौक़िफ़ है वो ये कहते हैं कि इलेक्शन की तारीख देना आइन के मुताबिक उनका इख्तियार है, लेकिन अगर सदर ममलिकत आइन के मुताबिक इलेक्शन की तारीख देते हैं तो वो महज कौमी असम्बलियों तक महदूद होगी। क्या जो सूबे हैं उसमें गवर्नर के पास ये इख्तियार रहेगा? और अगर सदर दे देते हैं, गवर्नर नहीं देते, तो फिर एक नई बहरानी कैफियत होगी। इन तमाम मामलात का हल क्या है, इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर सैयद नवीद कमर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपकी तरफ आएंगे। इरशाद साहब, इन मामलात पे भी बात करेंगे। एक तो पेट्रोलियम मसनूआत से मुतालिक आप बात कर दें, ये जो सवाल है IMF की शर्त भी पूरी हो गई लेकिन रुपए की कदर में गिरावट है, ये कीमतें इसी के करीब रहेंगी या और ऊपर जाएंगी या कम होंगी, इस पे आपका क्या राय है? और दूसरा, परवेज़ इलाही साहब भी आज फिर गिरफ़्तार हो गए हैं। गिरफ़्तार हो गए हैं जी जी, लेकिन वो पहली दफ़ा तो गिरफ़्तार नहीं हुए, मेरा ख्याल है। वो तो बार बार होते रहते हैं। ये मौजू नहीं है, मेरा ख्याल है काफ़ी दिनों से वो रिहा होते हैं, गिरफ़्तार होते हैं, ये जाने और अदालतें जाने। ये जो अवाम पिछले एक हफ़्ते से बेचारे सड़कों पर थे और उनका ख़्याल ये था कि एक मेहरबान हुकूमत आ गई है तो उनसे हम बिजली के बिल माफ़ करा लेंगे, बिजली के बिलों में कोई कमी हो जाएगी, कोई रिलीफ मिल जाएगा। तो अब वो उनके गले पेट्रोलियम और डीज़ल मसनूआत जो हैं उनके नर्ख भी बढ़ गए हैं। अब किराए बढ़ेंगे और इसकी वजह से बिजली के रेट मज़ीद बढ़ेंगे। इस वजह से और बहुत महंगाई होगी और मेरा ख़्याल है ये उनको एक बोनस मिला है। बिजली के नर्खों पर, पेट्रोलियम मसनूआत के नर्खों का बोनस दिया गया है कि चलो ठीक है, अब आपने बिजली का एहतजाज कर लिया है, काफ़ी कर लिया है, या शायद उसकी सज़ा ही दी जा रही है कि और करो एहतजाज। लेकिन इससे मईशत पर क्या असरात होंगे और मईशत इससे बेहतर होगी? कहा तो जाता है कि जो कीमतें हम बढ़ाते जाएंगे मईशत बेहतर होती जाएगी। लेकिन मेरे ख्याल नवीद कमर साहब से हम पूछ लेते हैं कि नवीद कमर साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है हमारी इकॉनमी की और IMF की शराइत भी हैं, लेकिन ये जो मुसलसल बिजली के बिलों में इजाफ़ा हो रहा है, पेट्रोल, डीज़ल की, मिट्टी का तेल, इसमें इजाफ़ा हो रहा है और आवाम की चीखें भी निकल रही हैं, तो इससे इकॉनमी मजबूत हो रही है या हम मज़ीद कमज़ोर हो रहे हैं? क्योंकि अवामी इज़्तिराब, हिजान जो है वो रियासत के लिए तो अच्छा नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने दुरुस्त बात की कि ज़ाहिर है कि ये सारी चीज़ें, ख़ासकर जब इन्फ्लेशन है वो अगर बढ़ती जाएगी तो ओवरऑल आपका
जो इकोनॉमिक सिस्टम है और खासकर ग्रोथ है वो उस तरह से नहीं हो सकती इसकी हमें तवक्को है या ख्वाहिश है। अब मुश्किल ये हो रही है कि ये स्ट्रक्चरल चीज़ें हैं और इस पर जब तक के मुश्किल फैसले नहीं होते, सिर्फ कीमत बढ़ा देने से मसला हल नहीं होता। ये हमने IMF के साथ भी जब हमारी पार्टी की लेवल पे डिस्कशंस हुई तो हमने तब भी ये कहा था कि ये सोल्यूशन नहीं है कि बिजली का जो 1/3 हिस्सा है वो उसकी कोई वो नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं है। 2/3 पेमेंट होती है, 1/3 जो है वो हवा में जाता है। और जो 1/3 हवा में जाता है वो आप बाकी जो लोग 2/3 वाले हैं जो बिल पे करते हैं उनके ऊपर लोड कर देंगे तो उनकी भी सकत खत्म हो जाएगी ये सारी चीजें करने की। तो अंग्रेजी में जैसे कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, तो वो डिमिनिशिंग रिटर्न्स शुरू होना आ जाएंगे क्योंकि जब आप इतना बिल बढ़ा देंगे तो लोग दे ही नहीं सकेंगे। तो इस चीज को अवॉइड किया जाए और दूसरी जो इसमें स्ट्रक्चरल चीजें करनी है वो हम करना शुरू करें। अब मुश्किल ये है कि वो स्ट्रक्चरल चीजें जो हैं वो फौरी तौर पे करना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो कोई भी अगर कह रहा है कि मेरे पास जादू की छड़ी है और मैं 3 महीने में एक जैसे इंटरिम गवर्नमेंट है कि मैं रिलीफ दे दूंगा या वो मुमकिन ही नहीं है। अब जो सुनने में आ रहा है सोल्यूशन जैसे बता रहे हैं कि जी हाँ आप किस्तें करा दे, तो मैंने कहा ये तो प्राइम मिनिस्टर का काम नहीं, ये SDO का काम होता है कि वो आ गया ज्यादा आ गया मैं किस्तें कर लो, अब इंस्टॉलमेंट्स में पे करो। तो ये तो ठीक है आप इसके लिए हो सकता है कि कुछ हो, लेकिन एक्चुअली नहीं है। दूसरा ये कि हमारा जो टैक्स कलेक्शन सिस्टम है वो इतना जो है आउटडेटेड है कि अब हम हर चीज उस चीज पे लोड कर देते हैं जहां से हमें तवक्को होती है कि पैसा आना शुरू हो जाएगा। अब बिजली के बिलों पे इतने सारे टैक्स क्यों है? कुछ तो है ना जो कि डायरेक्टली बिजली से रिलेटेड है, लेकिन कुछ ऐसे टैक्सेस हैं जिसका बिजली से कोई वास्ता नहीं। वो सिर्फ इस सूरत में लोड उधर होता है कि लोगों ने जरूर बिजली का बिल पे करना होता है तो लगे हाथों टैक्स भी हमारा आ जाएगा। यही पेट्रोल का हाल है। अब आपने अभी कहा ना कि 50 रुपए नहीं, जो कल 5 रुपए और बढ़ाए हैं तो अब पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो है वो 60 रुपए हो गई है। तो अब सिर्फ ये है कि 60 रुपए की लिमिट थी बजट में, तो अब उससे ज्यादा लेवी बढ़ा नहीं सकते। लेकिन पेट्रोल की कीमतें बढ़ने की 2 और वजूहात जो हैं, एक तो है कि दुनिया में पेट्रोल की कीमतें बढ़ती जा रही है, दुनिया में इकोनॉमीज रिवाइव हो रही है, डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है तो प्राइसेस भी बढ़ रही हैं। तो एक तो एस्पेक्ट वो है, और दूसरा उससे भी बड़ा एस्पेक्ट ये है कि हमारे जो डिवेल्यूएशन डॉलर की हुए जा रही है वो रोज बरोज आपके, क्योंकि ये पेट्रोल सारा इंपोर्ट होता है और उसके ऊपर हम कस्टम ड्यूटी भी चार्ज करते हैं और फिर आखिर में लेवी भी। तो सवाए उस पेट्रोल के जो स्मगल होकर ईरान से आ रहा है, बाकी सारों पे ये सारी चीजें लगती हैं, तो वो भी शाह साहब ये फरमाएं कि ये जो ईरान का आपने जिक्र छेड़ा, ईरान से पेट्रोल हम स्मगल करके तो यहाँ बिक रहा है मुल्तान तक, बल्कि साहिवाल तक आ रहा है, लेकिन हम उनसे इंपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं। और ज़रदारी साहब ने जुर्रत की थी, गैस पाइपलाइन मुआहदा भी किया था, उस पर भी अमल नहीं हो सका। तो ये इसको कोई लीगलाइज करके हम फ़ायदा नहीं उठा सकते अगर वो पेट्रोल हमें सस्ता पड़ता है तो? देखिए मुश्किल ये है कि जो US सैंक्शंस हैं वो पर्टिकुलरली पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे लगे हुए हैं, खासकर गैस पे और तेल। तो आप अगर ये करेंगे तो उसकी पेमेंट करने का कोई तरीक़ेकार नहीं है, क्योंकि दुनिया की कोई बैंक इंक्लूडिंग ऑल द पाकिस्तानी बैंक्स इसको दूर दूर से भी हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि फौरी तौर पे इन पे फाइन्स लगेंगे जो कि मिलियंस और हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस में डॉलर्स में जाते हैं, तो वो कोई नहीं करेगा। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इसकी टॉलरेंस जो है स्मगलिंग की, हालांकि स्मगलिंग का मतलब ये है कि आपके उसके ऊपर जो टैक्स वगैरह लगते हैं वो आप नहीं कलेक्ट करते तो आपका रेवेन्यू लॉस जरूर होता है। और प्लस बीच में बहुत सारे मिडल मैन हैं जो कि इसमें से
कमाई इतनी कर रहे हैं कि अब तो एक पूरा एक सिस्टम बन गया है जिसको डिमोलिश करना बड़ा मुश्किल काम है। जब तक आप लेफ्ट और राइट अपने देख के उनमें हाथ नहीं डालते तब तक ये मसला हल जी जी। अच्छा शाह साहब, ये जो रूसी तेल आना था आया भी है, ये रिलीफ अवाम तक नहीं पहुंच सका, इसकी क्या वजह है? भाई पहली चीज तो ये कि रूसी तेल के सिर्फ 2 टैंकर्स आ चुके हैं, उससे ज्यादा नहीं आया। तो वो पूरे जब सिस्टम में आप डालते हैं तो कोई इतना खास उसका इम्पैक्ट तो नहीं आएगा प्राइस पे। ये तो जब ये है कि आप रेगुलरली एक लो प्राइस पे लेंगे तभी कोई उसका इम्पैक्ट आएगा। क्योंकि 1 या 2 उसका जितना भी इफेक्ट आना था वो तो आ चुका, लेकिन उसके बाद प्राइसेस तो दुनिया में जब चढ़ते हैं तो उसमें रूसी तेल की भी कीमतें बढ़ती हैं। नवीद कुमार साहब, सॉरी नवीद कुमार साहब, वो जो तजर्बा हमने किया वो नाकाम क्यों हुआ? क्या ऑयल माफिया ने नाकाम कर दिया, अमेरिका ने कोई दबाव डाल दिया? 2 टैंकर आए, उसके बाद वो हम चुप करके बैठ गए। हालांकि खुशखबरी ये सुनाई गई थी 30 से 40% इम्पैक्ट होगा उसका। नहीं, दो चीजें, एक तो ये कि क्रूड था, ये प्रोडक्ट नहीं था, जिसका मतलब है कि इसको पाकिस्तान में आके रिफाइन होना। जब इसको रिफाइन करने के लिए एक तो हमारी रिफाइनरी ज्यादातर जो है वो पुरानी है, तो वो उस लिहाज से जो है उसमें से फर्नेस ऑयल ज्यादा निकलता है और बाकी प्रोडक्ट्स जो डीजल और पेट्रोल है वो कम निकलते हैं। और फर्नेस ऑयल की इस वक्त पाकिस्तान में कोई खपत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के इस वक्त बिजली घर जो है वो ज्यादा जो कॉस्ट इफेक्टिव फ्यूल्स हैं उस पे आ गए हैं। हाइडल है, न्यूक्लियर है, इवन थर्मल है। तो उस वजह से फर्नेस ऑयल के कारखाने बंद पड़े हुए हैं। तो ये जो हम प्रोड्यूस करते थे 40% उसमें फर्नेस निकलता था, फिर उसको एक्सपोर्ट करने का मामला ये वो काफी सारे, तो इसलिए वो उस तरह से उसका इम्पैक्ट नहीं आता इकोनॉमी में, जो कि अगर हमारी या तो रिफाइनरीज बिल्कुल जो है जदीद होती या फिर ये जो है वो उस ग्रेड का क्रूड होता जिसमें से ज्यादा और प्रोडक्ट निकलता है। अच्छा नवीद साहब, जी 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 साहब, जी जी आप जुलाई में 5.1 बिलियन डॉलर आए। कल खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे, लेकिन मुसलसल रुपए की कदर में गिरावट, इतने डॉलर आने के बावजूद ये क्यों गिर रहा है रुपया, और कोई समझ ही नहीं आ रही कि रुकना कहाँ पे है, काबू कहाँ होना है? देखिए भाई, पहली चीज तो ये कि 5.1 की हम बात करते हैं तो ये तो भीख मांग के या जो है वो कर्जा लेके हम कितना टाइम तक इस मैशत को चलाते रहेंगे। ये पैसा जिसकी ज्यादातर बात हो रही है वो या तो डिपॉजिट से यूएई की तरफ से, सऊदी की तरफ से और चाइना की तरफ से, या रोल ओवर से उनके लोन्स के। तो वो कोई मैशत को वो स्ट्रेंथ नहीं देता। स्ट्रेंथ तब मिलेगी जब हमारे जो है एक तो एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे और दूसरा हमारा जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है वो रेमिटेंसेस का होता है। अब ये दोनों चीजें जो हैं उसमें जो नंबर आप एक्चुअली देख रहे हैं नंबर्स उससे ज्यादा हैं। अच्छा। लेकिन वो इसलिए रिफ्लेक्ट नहीं होते कि जब आपके ऑफिशियल रेट में और मार्केट के रेट में इतना ज्यादा फर्क हो तो कोई भी आपको जो है ऑफिशियल रेट पे फॉर्मल चैनल के थ्रू पैसा अपना नहीं भेजेगा, या बाहर रखेंगे या वो हुंडी वगैरह सिस्टम को यूज करेंगे। हालांकि हम कहते हैं कि वो बैंड है ऑल दैट, लेकिन सिलसिला तो एक चल रहा है। तो वो उस रेट पे अगर आज ओपन मार्केट जो है 330 पे है और इंटरबैंक 305 पे है तो 25 रुपए का तो कोई भी जो है फायदा नहीं छोड़ देगा। तो ये प्रॉब्लम है। IMF ने अपनी शर्त तो जरूर रखी थी कि जी ये इसका डिफरेंस है वो 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन मुश्किल ये हो गई कि हमारी क्योंकि वो ग्रे मार्केट जो है वो इतनी स्पेकुलेटिव है कि फिर हम कह रहे हैं कि जी फिर वो सट्टाबाजी वाले जो हैं वो डिटरमिन करेंगे कि बैंकों के रेट क्या होंगे, तो वो उसकी अपने एक जो है वो नुकसान आते हैं। अच्छा नवीद खान साहब, ये फरमाएं कि एक इशू इलेक्शन का इस वक्त बना हुआ है,
आप लोग कह रहे हैं सीईसी ने फैसला भी किया कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, आइन के मुताबिक होने चाहिए। नून लीग वाले कहते हैं कि जनाब ये तो अब हमसे डिस्टेंस कर रहे हैं, और बल्कि इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा कि एक बड़ा सा था, बिरयानी का थाल था, बोटियों पर लड़ाई होती रही, अपने हिस्से से ज़्यादा बोटियां ले गए पीपी वाले, लेकिन अब हिस्सेदार बनने के लिए तैयार नहीं। जब ये इल्ज़ाम आ रहा है इलेक्शन डिले हो रहे हैं, फरवरी तक जा रहे हैं, तो क्या जब आपने मरदमशुमारी की मंजूरी दी थी तो कोई यकीन दहानी हासिल की थी कि इलेक्शन डिले नहीं होंगे, और अगर इलेक्शन डिले होते हैं तो आपका लाहेमल क्या होगा? नहीं, मेरा ख्याल है कि इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ही तो बढ़ के पेश किया गया है, और इसी वजह से ये जो क्रिटिसिज्म्स वगैरह हैं हालांकि हमें अवॉइड करना चाहिए, हमें देखना चाहिए ऑफिशियल पोजीशन क्या है। ये कभी भी ये मुरादिल शाह को कोट किया जाता है कि वो कहते हैं कि जी हमें एश्योरेंस के, कोई ऐसी एश्योरेंस की बात नहीं। अच्छा, हुआ ये था कि जब नंबर्स हमारे सामने आए, एक तो वो नंबर्स थे जो कि इनके वेबसाइट्स पे और एक कॉन्स्टेंटली लाइव वो अपडेट हो रहे थे, लेकिन जब सामने आए तो एक सील एनवेलप में मिले। जब एनवेलप खोला तो उसमें जो नंबर्स थे वो फौरन शाह साहब सामने बैठे थे, उन्होंने नंबर क्रंचिंग करके कहा कि जो आज ये पोजीशन है इन नंबर्स की जो सामने आए हैं, तो इसका मतलब ये है कि 2017 में जो प्रोपोर्शन था इन प्रोविंशियल वो ही जो है वो आज भी रहेगा। इसका मतलब है कि कोई एक्सटेंसिव जरूरत नहीं होगी डिलिमिटेशन करने की। तो उस हद तक हमने भी इत्मीनान समझा कि चले, इसका मतलब है कि इलेक्शन प्रोसेस भी डिस्टर्ब नहीं होगा। तो लेकिन बहरसूरत अभी भी जैसे आपने आज देखा कि इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया है कि जी जो हमने टाइम टेबल दिया था ओरिजिनल 14 दिसंबर का, उसको हम 2 हफ्ते पीछे आसानी से कर सकते हैं, और 30 नवंबर की डेट उन्होंने आज दे दी है। तो मकसद ये है कि ये चीजें हो सकती हैं। 90 दिन भी जो टाइम है वो काफी होता है। बहुत सारी चीजें अगर नियत ये हो कि इलेक्शन टाइम पे करने और आइन से मावरा कोई काम नहीं करना, तो फिर इन चीजों को किया जा सकता है। और वो ही जो है इस वक्त पोजीशन है ज्यादातर पार्टीज की, मैं देख रहा हूँ कि ये पोजीशन है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि क्योंकि हमें फील्ड में मसला होगा इसलिए आइन की पामाली की जाए। ये एक पोजीशन टेनेबल नहीं है। जो जिसका जितना भी हो सकता है फील्ड में जाके लोगों की तरफ से, और उम्मीद रखते हैं कि इलेक्शन जो है शफाफ होंगे और जो माजी में गलतियां हुई हैं और मैनिपुलेशंस हुए हैं वो नहीं होंगे, तो हर एक को अपना अपना हिस्सा मिलेगा फिर जो लेके आए। सही। अच्छा नवीद कमर साहब, अब मामला ये है कि पीपल्स पार्टी पर्टिनेंट चाहती क्या है? 90 दिन में इलेक्शन चाहती है, या जिस तरह नून लीग कह रही है कि फरवरी तक इलेक्शन हो जाने चाहिए, वो उस पर भी अपनी रजामंदी जाहिर कर रहे हैं? और अगर 30 नवंबर को डीलिमिटेशन मुकम्मल होती है तो 90 दिन तक कैसे मुमकिन होंगे इलेक्शन? देखिए 90 दिन का तो पाबंदी मेरी नहीं है, वो जो है वो आइन की पाबंदी है, और इस पे आज नहीं तो कल सुप्रीम कोर्ट की ये बेंच है या कोई और बेंच होगी, वो इस पे जरूर रूल करेगी। वो भी आज आपने देखा रिव्यू पिटीशन जो थी पंजाब केपी इलेक्शंस की डेट की, उसमें भी उन्होंने कह दिया ना कि अब तो इनफ्रैक्चुअस बात हो गई है कि 14 मई को इलेक्शन कराने, तो उससे तो कोई भी कोर्ट भी नहीं हटेगी। खैर अब जो है इलेक्शन डेट फरवरी वाली तो नहीं, आज के नंबर वो डेट्स आने के बाद ये कोई लास्ट वीक ऑफ जनवरी में जो है वो इलेक्शन प्रैक्टिकली जो बात करें तो तब हो सकते हैं। लेकिन मकसद ये है कि जितना जल्दी हो सके, जितना जो आईन और कानून के मुताबिक तारीखें हैं उसके अंदर अंदर कराया जाए। जितना हम आगे इसको ले जाएंगे उतनी खराबियां होंगी। एक तो अनसर्टनिटी रहेगी, आप देख रहे कि मईशत का हाल, उसमें एक कंट्रीब्यूटर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी भी तो है ना, कि अगर लोगों को ये नहीं पता होगा, ये दोनों बातें हमने जब इलेक्शन कमीशन से हमारी मीटिंग हुई तो उसमें हमने सामने उनके रखी थी कि देखें आप, एक तो खैर ये पीरियड स्क्वीज हो सकता है जो कि उन्होंने माना
और एक हद तक वो सब आज वो फैसला कर दिया। और दूसरा ये कि अगर आप तारीख दे देंगे तो लोगों में एक ठहराव आ जाएगा कि चले इलेक्शन की अब तारीख आ गई है तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर इस वक्त सिर्फ ये स्पेकुलेशन और कोई कह रहा है कि 1 साल के बाद होंगे, एक कोई कहता है 10 साल के बाद होंगे या मार्च अप्रैल में होंगे, तो ये इस कैफियत में ना आपका स्टॉक मार्केट ठीक होगा, ना आपके करेंसी मार्केट ठीक होगा और ना ही कोई इन्वेस्टमेंट आएगी। तो ये सारी चीजें जो हैं उनको अब हमने एक इस लेवल पे लाना है कि लोगों को भी उसका कुछ न कुछ फायदा हो। और ये जो रोज महंगाई हो रही है उसमें भी तक ठहरा हुआ है। नहीं, आप समझते हैं कि इलेक्शन की तारीख अगर आती है और अगर जल्दी होते हैं तो सियासी और माशी इस्तेहकाम मुल्क में आ सकता है। ये जो इस वक्त अदम इस्तेहकाम है वो बेयकीनी की वजह से है और बेयकीनी इलेक्शन के हवाले से ही सबसे ज़्यादा है। मेरा ख्याल है कि काफ़ी हद तक ये बात दुरुस्त है, क्योंकि अगर पता हो ना कि भाई फला तारीख को इलेक्शन होने और ये यकीन हो कि बाकी उस पर होंगे, तो लोग जो भी हमारा अपना स्टांस हो, लेकिन उस हद तक तो मतलब उस तरफ अब डाइवर्ट हो जाएंगे ना कि चलो अब प्रोसेस शुरू हो गया, तो जो भी इलेक्शन के वो होते हैं मुख्तलिफ मराहिल वो शुरू हो जाएंगे, तो फिर यहाँ इस तरफ से ये बात डाइवर्ट हो जाएगी। सीसी के इजलास के बाद आपके लीडर्स ने कहा कि जी ये जो इस वक्त पेट्रोल बिजली की महंगाई है और बाकी जो चीज़ें हैं हम आवाम के साथ खड़े हैं। कल ताजर और जमात इस्लामी वाले एक हड़ताल कर रहे हैं इसी बिजली के बिलों के हवाले से, तो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ क्या है? अनवर काकड़ साहब कहते हैं कि हड़तालें मसले का हल नहीं है, हड़तालों से कुछ नहीं होगा, ना रेट कम होंगे ना कोई और फ़ायदा होगा। तो पार्टी की पोजीशन क्या है? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि हड़तालें इसलिए होती हैं कि गवर्नमेंट की तवज्जो दिलाई जाए कि भाई सब ठीक नहीं है। अगर आप ये चीज़ें ना हो रही हों सड़कों पे तो हुकूमत आराम से चलती रहती है और वो समझती है कि जो है बाहर सब सुकून हो रहा है, क्योंकि यही आपको रिपोर्टें नीचे से बना के दी जाती हैं कि सब ठीक है। सब ठीक नहीं है और जाहिर है कि लोग परेशान हैं, इन्फ्लेशन की भी परेशानी है और अब उसके ऊपर ये एडेड 2-3 चीज़ें जो आ गई हैं वो और परेशान करेंगी लोगों को। तो जाहिर है कि लोगों के साथ खड़े हैं। हम चाहते हैं कि जितने भी जो चीज़ें हों ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए, लेकिन इसमें बहुत कुछ किया जा सकता है, जो कि अनफॉर्चुनेटली इस पीरियड जो 1 साल था, हालांकि 1 साल बहुत कम अरसा होता है किसी भी रिफॉर्म लाने का, लेकिन उसमें भी कई चीजें नहीं हुई जैसे हम चाह रहे थे। और प्राइम मिनिस्टर ने आते ही डिक्लेयर किया था कि मैं 10,000 मेगावाट सोलर की लगाऊंगा, लेकिन आपको सिस्टम ने नहीं लगने दिए वो। उसी तरह से और भी कई चीजें हैं। आपका जो टैरिफ जिस तरीके से बनता है उस सारे को रिफॉर्म करने की जरूरत है। आपने एक प्रोसेस शुरू तो किया कि जी सूबों के हवाले कर दो। अब सूबों को सिर्फ कचरा तो नहीं उठाना है, तो सूबों को जो है अगर किसी सिस्टम को ठीक करना है तो उसके लिए भी तो एक पूरा प्रोग्राम होना चाहिए ना। ने कह दिया कि जी बस बलुचिस्तान गवर्नमेंट जाके कोयटा इलेक्ट्रिक संभाल ले या सिंध गवर्नमेंट जाके सेपको और एस्को संभाल ले, तो उसका कोई प्लान तो देना कि किस तरह से ये चलेगा। तो ये चीजें डूएबल हैं। सिंध में जो है विंड पावर का बहुत बड़ा एक पोटेंशियल है जिसके लिए इन्वेस्टर बैठे हुए हैं, लेकिन उसको अलाउ करेंगे तो आपका हो सकेगा। जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया सैयद नवीद कमर साहब, आप मौजूद थे। जो सिस्टम की बात इन्होंने की है ये बड़ी ख़ास बात है, और पाकिस्तान में जो निज़ाम है उसी के नाम पे सियासत भी होती है, इलेक्शन में उसी के नाम पे वोट भी लिए जाते हैं। निज़ाम में बेहतरी कैसे आएगी, ब्रेक के बाद बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नवीद कमर साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है इरशाद साहब के 10,000 मेगावाट का प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस भी किया था सोलर का प्रोजेक्ट, लेकिन सिस्टम ने नहीं लगने दिया। जी, ये किस सिस्टम की बात कर रहे हैं नवीद कमर साहब? ये वो सिस्टम है जो
बिजली के बिलों से टैक्स वसूल करता है, भत्ता वसूल करता है। जो बिजली हमने खर्च नहीं की होती उसका बिल भी हमें देना पड़ता है। वो जो ओवर बिलिंग होती है, जो ओवर इन्वाइसिंग हुई है जब कारखाने ये लगे हैं बिजली के, IPPs, ये वो सिस्टम है। जब ये पहले पिछली हुकूमत यानी शहबाज शरीफ साहब से पहली हुकूमत, उसने कोशिश की, वो नाकाम हो गई तहरीक इंसाफ की। फिर शहबाज शरीफ साहब ने आते ही ऐलान किया और हमें तवक्को थी कि सलमान शहबाज साहब आ गए हैं तो वो ये काम कारनामा अंजाम देंगे, लेकिन वो सिस्टम ने नहीं कर दिया। इसलिए कि अगर सोलर पे गवर्नमेंट का ख़र्च नहीं होना, गवर्नमेंट को वसूली होनी है जी। जो चीज़ें बाहर से आनी हैं उससे ड्यूटी मिलनी है, मुल्क में अगर तैयार होनी है उससे रेवेन्यू कलेक्शन होनी है, रोज़गार मिलना है, रेवेन्यू लोगों को रोज़गार मिलना है, लोगों को सस्ती बिजली मिलनी है। सस्ती बिजली की वजह से आपकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होनी है, यानी जो घरों में करेंगे उनको भी फ़ायदा है, जो कारखाने फैक्ट्रियाँ लगाएंगे ये सिस्टम उनको भी फ़ायदा है। सलमान शाह साहब साबिक वज़ीर ख़जाना भी हैं, माहिर मईशत भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ गई हैं, लेवी 60 रुपये फ़ी लीटर लगा दी गई है, IMF की ये शर्त भी थी, और रुपए की कदर में गिरावट भी है। पहले तो हमारे देखने वालों को ये बता दें कि अब ये इक़दामात होने के बाद, IMF की शर्त पूरी होने के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 310 के करीब ही रहेंगी या आने वाले दिनों में ये मज़ीद ऊपर जाएंगी? आई थिंक जिस तरह से हालात चल रहे हैं तो कीमतें तो नहीं ठहरेंगी, क्योंकि रुपये की जो है वैल्यू गिरती जा रही है, और जैसे जैसे रुपया गिरेगा तो रुपये में जो भी चीज़ होगी वो महंगी होगी। और तेल तो वैसे भी इम्पोर्टेड है, बिजली भी हमारी तकरीबन इम्पोर्टेड है, बल्कि ना सिर्फ वो तेल उसका इंपोर्ट किया जाता है लेकिन उसकी मशीनरी और बाकी चीज़ों की कीमतें भी डॉलर्स में हैं। सो आई थिंक इशू तो बहुत सीरियस इशू है कि ये एक डाउनवर्ड स्पाइरल में हम फंस चुके हैं, जिसमें जो भी आप करते हैं उसका कोई बहुत बड़ा नतीजा नहीं निकलता, आप ज़रा और गिरावट की तरफ जाते हैं। और बड़ा ज़रूरी है कि हमें समझने की ज़रूरत है कि ये क्यों हो रहा है जी। मेरे ख्याल में ये पिछले, हम कह सकते हैं कि पिछले 50 साल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हो गए हैं ना बने हैं जी जी। इसी 73 और 23 में आप देख लें 50 साल हो गए हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन में हमने बहुत सी प्रॉब्लम्स भी देखी, डिक्टेटरशिप्स भी आई, सब कुछ हुआ, लेकिन इकॉनमी हमारी जो है वो ख़राब ही होती गई, कभी ऊपर की तरफ नहीं गई। इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं जो समझने की ज़रूरत है, और वो अनफॉर्चुनेटली भुट्टो साहब ने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उसके थोड़ी देर बाद ही नेशनलाइजेशन कर दी, और जो हमारी इकॉनमी थी उसको ब्यूरोक्रेसी के हाथ में दे दी। यानी कि वो कहते हैं कि कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकॉनमी वो ब्यूरोक्रेट्स को दे दी, जिसका कोई काम ही नहीं था वो इकॉनमी को उस तरह से चलाने का, बल्कि कारखानों को वो चला रहे थे। स्टील मिल उन्होंने चलाई, उन्होंने गैस कंपनीज चलानी शुरू की, तेल की कंपनीज वो चलाते थे, हर चीज़। हालांकि राइस एक्सपोर्ट और फलानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इंपोर्ट हर चीज़ में हमारी हुकूमत घुस गई। और वो वक्त है और आज का वक्त है, हुकूमत पे ब्यूरोक्रेसी का कंट्रोल कम नहीं हुआ, ज़्यादा ही होता चला गया। सही। तो ये तो एक पहला स्टेप है। सही। दूसरा स्टेप जो हमने किया कि क्योंकि ब्यूरोक्रेसी फिर चला रही थी तो वो इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग जो थी जी, वो इक़्तिसादी फंडामेंटल्स के मुताबिक नहीं की गई। ठीक है। और सियासतदान और ब्यूरोक्रेसी मिल के, और फिर बीच में फ़ौज ने भी अपना हिस्सा पूरी तरह से डाला, लेकिन जो बाकी दुनिया में एक कोलैप्स हुआ सोवियत यूनियन का, उसके बाद जो यूरोप में भी
आयरन कर्टन को ख़त्म किया गया। चीन ने अपनी मार्केट इकोनॉमी बना ली। यूरोप में आप देखते हैं हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, ये तमाम ममालिक जो हैं ये कंट्रोल इकोनॉमी से मार्केट इकोनॉमी में आए और इसमें बहुत ज़्यादा इन लोगों ने तरक्की भी की। और चीन ने मार्केट इकोनॉमी आने के बाद तो सुपर पावर बन गया, लेकिन हमने नहीं चेंज किया। सही। बर्लिन की दीवार भी गिर गई, उसके बाद भी हमने चेंज नहीं किया। सही। तो एक तो ये है कि ब्यूरोक्रेसी को हमने इकोनॉमी से नहीं निकाला। दूसरी बात जो हमने बहुत बड़ी की वो ये थी कि हमारी जो बिजली का निज़ाम था वो पानी पे चलता था। वाटर जो था हाइडल पावर पे थी, हमारी 70% बिजली हाइडल पावर पे थी। तो 90 में आके हमने कहा हमने तो डैम नहीं बनाने, मर जाएंगे लेकिन डैम नहीं बनाएंगे। बड़ी उस वक्त भी बातचीत हुई, मैंने भी कई जगहों पे लिखा भी कि इसकी हमें बहुत महंगी कीमत देनी पड़ेगी। ये जो डिसीजन हम कर रहे हैं सही कि बिजली जो पानी से बनती थी वो बाय प्रोडक्ट था और तकरीबन मुफ्त होती थी, बाकी तो वो पानी इस्तेमाल होता था ज़राअत के लिए, इसलिए आप पानी को इकट्ठा कर रहे थे। लेकिन हमने वो डैम ना बनाए, हमने ये IPPs की तरफ चले गए। IPPs ने हमारी तबाही कर दी है क्योंकि नंबर 1 वो इम्पोर्टेड है, नंबर 2 उसके ठेके जो हैं वो हमने बड़े इन्फ्लेटेड दिए क्योंकि हुकूमत ने उनसे मिल के ऐसे ठेके किए जिनकी हुकूमत को तो कोई उसका इम्प्लीकेशन नहीं थी पता, लेकिन वो हमारी जेबें खाली हो गई हैं और अभी तक होती चली जा रही है। शाह साहब ये फरमाएं कि हुकूमत को जो उस वक्त हुक्मरान थे उनको नहीं पता था या उनकी जेबें भर रही थी, हमारी जेबें खाली हो रही थी? जी ये तो जिस दिन इस पे होगी जब पूरी इन्वेस्टिगेशन तो ये बात पता लगेगी कि किसने जेबें भरी। हत्ता कि हमें पता है कि हर प्रोजेक्ट जो है जो लगा है वो उसने एक भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है जिसने पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर किया हो, बल्कि हर प्रोजेक्ट ने उसको डुबोया है और हर प्रोजेक्ट पे दस्तखत हुए हैं। ये नहीं है कि डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, हर प्रोजेक्ट पे दस्तखत हुए हैं कि ये किसने लगाया है और उस वक्त किसकी हुकूमत थी और कौन था जो पॉलिसियाँ बना रहा था और कैसे ये लड्डू बांट रहे थे हम। तो वो सारे हिस्ट्री का है ना हिस्सा है। जी। उसके बाद हम ये देखें कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है मैंने जैसे कहा कि सोवियत यूनियन के गिरने के बाद पूरी दुनिया ने चेंज किया, अपनी इकोनॉमी इसको सुपर एफिशिएंट किया, मार्केट बेस्ड किया, कंपटीशन बेशुमार लाया, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किया। हमने एक भी काम ये नहीं किया। अब आप ये देख लें, मैं आप पिछले 2 साल की बात कर लेता हूँ कि पिछले 2 बजट्स हम देखें तो मिफ्ता साहब का बजट और डार साहब का बजट, ये पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़े बजट्स हैं। इनका हजूम जो है आप हैरान हो जाएंगे कि ये जो इस वक्त जो बजट हम चला रहे हैं ये तकरीबन 22,000 से 24,000 रुपए के दरमियान है। ये बजट जो फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स मिल के अखराजात करेंगे। आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा बोझ है ये 24,000 पाकिस्तान के अवाम पे। अगर तो ये होता ना कि ये 24,000 आप खर्च करते और आपको बेहतरीन फैसिलिटीज़ मिलती, बेहतरीन एजुकेशन मिलती, बेहतरीन हेल्थ मिलती, सब कुछ आपका बेहतरीन होता, तो फिर तो हम कहते जी और हम बड़ा बजट करें। लेकिन ये 24,000 बजट जो है इसको हम आधे से ज्यादा तो हम कर्जों पे चला रहे हैं जी, कि रेवेन्यू हमारे पास नहीं है। डॉक्टर साहब कता कलामी की माफी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू को यहीं से जोड़ेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। शाह साहब आपने बात की है, आपने कुछ इसका जो बैकग्राउंड है वो भी बताया है, लेकिन सवाल ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के पास ऑप्शन क्या हैं इस बिजली बहरान से निमटने के लिए? क्या हमें सोलर पे इक्तफा करना होगा
विंड एनर्जी पे इक्तफा करना होगा, और क्या ये सिस्टम इन दोनों की तरफ जाने देगा? अच्छा, मैं आपसे आपकी इजाजत के साथ थोड़ा सा जो मैंने बात शुरू की थी उसको मैं जरा मुकम्मल कर लूं, क्योंकि वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, तो फिर बिजली पे भी आते हैं और सॉल्यूशंस पे भी आएंगे। जी जी जी। अब जब हमने देख लिया कि इतना बड़ा हमें जो बोझ है हुकूमत का 22 से 24 हज़ार अरब रुपया हमने खर्च करना है जी, और IMF अब कह रहा है कि जी अब आपको कर्जे तो और आप नहीं ले सकते, कर्जों का वक्त जो है वो ख़त्म हो गया है, तो उन्होंने एक शर्त लगाई है कि आप जो भी खर्चा करें जी, वो आप अपने रेवेन्यू से पूरा करें, एक्सेप्ट डेट सर्विसिंग। अब डेट सर्विसिंग हमारी तकरीबन 7,000 अरब की है, तो वो कहते हैं अच्छा चलें 7,000 अरब जो आपने कर्जों की अदायगी या कर्जों की जो सर्विसिंग है उस पर लगाना है जी, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा मिल जाए, कर्जे और मिल जाएं तो आप कर लें, लेकिन बाकी खर्चे जो हैं वो आपने अपने रेवेन्यू से पूरे करने हैं, उसको हम प्राइमरी सरप्लस कहते हैं। ठीक, और वो बहुत इम्पोर्टेंट शर्त है जी। तो अब हमारे पास क्या है ऑप्शन इसको ठीक करने के लिए? एक तो ये है कि हम और टैक्सेस बढ़ाएं फिर जी, और जो आप देख रहे हैं भरमार हो रही है, बिजली में भी टैक्सेस हैं, पेट्रोल में भी टैक्सेस हैं, इनडायरेक्ट सेल्स टैक्सेस भी हैं, हर बंदा जो हिलता है हम कहते हैं ये टैक्स इससे इकट्ठा कर लो, और जो काबू आ जाता है उसके ऊपर ज़्यादा आप टैक्स ला देते हैं। सो टैक्सों ने इतना ज़्यादा वज़न डाल दिया है कि आपकी जो प्राइवेट सेक्टर है और आपकी जो अवाम है वो टैक्सों के बोझ में बिल्कुल दफन हो गई है, और इससे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि वो टैक्स देना बहुत मुश्किल काम, क्योंकि हमारे यहाँ दायरा जो है FBR का, वो टैक्स जब कलेक्ट करता है तो उसमें उसकी जो दहशत है और उसके जो प्रोसेस है वो इतना कठिन होता है कि लोग समझते हैं कि टैक्स से बचा जाना चाहिए और छुप जाना चाहिए, टैक्स नहीं देना चाहिए। सो वो निज़ाम जो है वो भी फेल हो चुका है। अब अगर आप टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते और जब आपकी इकोनॉमी इस तरह के बहरान में हो, उस पर जब आप और टैक्स लदेंगे तो वो बिल्कुल ही बैठ जाएगी। सो इसमें मेरे ख्याल में ऑप्शन आपके पास ये आता है कि भाई अब आप फिर हुकूमत का पेट भरना बंद करें। अच्छा। और हुकूमत का जो हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं हुकूमत की स्केल और हुकूमत का स्कोप, स्केल भी कम करें और स्कोप भी कम करें। अच्छा। और आम फहम ज़बान में है कि इसको हुकूमत को छोटा करें जी, जो आपकी प्राइवेट सेक्टर है उसको इकोनॉमिक्स में बड़ा रोल दें। अब आप देखें इस बजट में तकरीबन 2000 से 2500 अरब रुपया हमने रखा हुआ है जी जी, सो कॉल्ड जो डेवलपमेंट है, जिसमें हम कंस्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स के लिए पैसा जो डाल रहे हैं, MNAs MPAs, ये वो बर्बादी। बाकी भी कोई प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है सिवाय डेमो के, मुझे तो और कोई प्रोजेक्ट नज़र नहीं आता जो कि आपके लिए जिसने बहुत इकोनॉमी को फायदा पहुँचाया हो। तो वो जो PSDP है हम उसको कह सकते हैं कि जी हम 1-2 साल के लिए नहीं करते जी, और उससे हमें तकरीबन 1500 से 2000 अरब रुपए तक हम बचा सकते हैं जी। और ये अगर हमारे पास हम बचा लें तो फिर इससे हम गरीबों का पेट भी पाल सकते हैं, उनको बिजली सस्ती भी थोड़ी सी कर सकते हैं जी, और हम टैक्सों का बोझ जो है वो भी कुछ कम कर सकते हैं। अच्छा। और जो काम PSDP में होना है जी, उसको अगर हम प्राइवेट सेक्टर को इनेबल करें, जिसमें आजकल आपको पता है कि कोरिया, जापान, ये जितना ईस्ट एशिया है वहाँ पे तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बनते हैं। ठीक। लेकिन वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कंपटीशन की बेसिस पे होता है, जी 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 जी, अंदर बांट पे नहीं होता।
सही। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आप जब तक अपने निज़ाम को टोटली चेंज नहीं करेंगे, एक ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम को मार्केट बेस्ड नहीं करेंगे, कंपटीशन नहीं लेके आएंगे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं करेंगे और टैक्सों को कम नहीं करेंगे। लोग सारे कह रहे हैं ना टैक्सेस और लगाओ, मेरा ख्याल है हमें इस वक्त टैक्स कम करने की जरूरत है, हमें इन्वेस्टमेंट लाने की जरूरत है। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि बांग्लादेश की हम बहुत बात करते हैं जी। बांग्लादेश पाकिस्तान से कम टैक्स कलेक्ट करता है। अच्छा जी, ये आपको होगा और हैरत होगी, लेकिन बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट जो है वो 30% से ज्यादा है, 32-33% पे है बांग्लादेश की इन्वेस्टमेंट, जहाँ के पाकिस्तान की 14-15% पे है। अच्छा, तो हमारे टैक्स के निज़ाम ने हमारी इन्वेस्टमेंट का सत्यानाश कर दिया। सही। तो फोकस हमें ये करना है कि अब इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हमने करनी है कि जो सबसे तगड़ा है वो सबसे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। लेकिन शाह साहब जो बात आप कर रहे हैं मार्केट्स में जाए। जी जी, शाह साहब ये फरमाएं कि यहाँ हमें सब्ज़ बाग दिखाया गया कि IMF से अगर हमें प्रोग्राम मिल जाएगा तो उसके बाद रुपया डॉलर के मुकाबले में तगड़ा हो जाएगा, लेकिन जो ही हमें वो प्रोग्राम मिलता है उसके बाद डॉलर फ्लाइट जो है, डॉलर की जो फ्लाइट का तो और मतलब होता है, उसकी वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाती है, रुपया कम होना शुरू हो जाता है। इसकी क्या वजह हुई है? इसकी वजह जो है ये कॉन्फिडेंस है, क्योंकि देखें IMF सिर्फ आपको एक किस्म का टेम्पररी सहारा देता है, ठीक, और वो जब आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है उस वक्त वो आपको आके थोड़ा सा सहारा देता है, और वो फिर ये है कि आपने अपना बाकी काम सीधा करना है। जो मैं बात कर रहा हूँ ना इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की, अगर आप के देखें हमें इस वक्त जरूरत है तकरीबन 10-15 अरब डॉलर। टाइम खत्म हो गया जी, ब्रीफ कर दें। इमीडिएटली हमें 10-15 बिलियन डॉलर की जरूरत है, और वो जरूरत हमारी इन्वेस्टमेंट से पूरी होगी, और वो इन्वेस्टमेंट के क्लाइमेट ही नहीं हम ठीक कर पा रहे। जी बिल्कुल ठीक है, इन्वेस्टमेंट का क्लाइमेट इस वक्त में जो है वो हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं। शाह साहब आपका ये कहना है। इरशाद साहब आपका शुक्रिया। इरशाद साहब आपका शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए।